हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 25 मई 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है अपने ग्रुप्स के अंदर, और साथ ही साथ जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जैसे ही डाउनलोड करेंगे अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें, उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक करें मेरे कहने से। उसके बाद लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार चेक जो है वो जरूर कर लें। और गाइस, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90 से 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर्स के द्वारा कवर करवाए गए मटेरियल में से आपको मिल जाएगा, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो पीडीएफ हो। लेकिन पीडीएफ को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ये आपकी प्रेपरेशन को बहुत इंप्रूव करेगा। कैसे इंप्रूव करेगा? हम आपको प्रोवाइड करें डेली करंट अफेयर्स। डेली में 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर उसी दिन का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी दिन के, और क्विज सेक्शन जो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। एक होगा साप्ताहिक करंट अफेयर मतलब वीकली करंट अफेयर, जिसमें आपको 3 तरह के सेक्शन मिलेंगे। एक में होगा डिटेल करंट अफेयर उसी हफ्ते का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी हफ्ते के। एक होगा क्विज सेक्शन जो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर होगा मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें होगा एक में डिटेल करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी सप्ताह का, और साथ में आप कह सकते हो कि पूरे महीने का, क्योंकि सप्ताह वाइज आपको मिल चुका है, ये पूरे महीने का होगा। फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूरे महीने का करंट अफेयर। एक मिलेगा बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। और साथ में मिलेगी आपको पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर्स को, ताकि एग्जाम से पहले क्विक फॉर्मेट में आप उसको रिवीजन दे सको। ये होगा डेली, वीकली और मंथली सेक्शन। लेकिन इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड करें कुछ स्मार्ट पीडीएफ, जैसे कि आपको मिलेगी टॉपिक वाइज पीडीएफ। टॉपिक वाइज पीडीएफ का यूज बहुत है, क्योंकि 20 तरह के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जो कि आप अपने एग्जाम से पहले सिर्फ उसी टॉपिक के लिए अगर आप करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो हम 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। खास करके बैंकिंग अवेयरनेस स्टूडेंट जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3 सेक्शन हम लेके आए, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल करंट अफेयर बैंकिंग और इकोनॉमी का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज सेक्शन, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो होंगे वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आकर अपने आप को हर महीने चेक कर सकते हैं कि हमें कितना बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर जो है वो याद है। नेक्स्ट होगा एग्जाम पीडीएफ। अगर आप पूरे साल का मतलब 2021 का जितना भी पिछला करंट अफेयर है एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। फिर होगा स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा, मतलब हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं, और डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, हम स्टेट करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं। तो स्टेट करंट अफेयर्स मतलब हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, ताकि आपका स्टेट एग्जाम क्लियर करने में भी हम जो है वो आपकी हेल्प जो है वो कर सकें। तो गाइस, ये सारी चीजें आपको कोई अलग अलग प्राइस पे नहीं मिल रही, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फिर आप जो है वो ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें, उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें, और 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर लें। प्राइस जो है दोनों सब्सक्रिप्शन का बहुत लो है, लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन यार उसके ऊपर भी हम जो है वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा कोड यूज करना है? H10 कोड को यूज करना है और आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइस, अगर कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे आप जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स छोड़ दें। मैं पर्सनली एंटरटेन करता हूं कमेंट्स को, तो वहां से जो है वो आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं 25 मई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, लाइक बहुत ही कम करते हो, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, शेयर कर दे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब। तो दोस्तों याद रखना है कि जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन बनाए गए हैं? राजेश बांसल। तो दोस्तों आपने कंफ्यूज नहीं कर लेना एस क्रिस गोपालकृष्णन से, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ये दोस्तों चेयरपर्सन है इस बॉडी के, याद रखना है, ये चेयरमैन है या चेयरपर्सन है इस बॉडी के, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। लेकिन सीईओ कौन अपॉइंट किए गए? राजेश बांसल जी को अपॉइंट किया गया है। और दोस्तों याद रखना है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का जो मेन मोटिव है वो फाइनेंशियल सेक्टर को अच्छा करना है, इनोवेशन लेके आनी है उसके अंदर, नई से नई
टेक्नोलॉजी का जो है वो इसमें हमने जागरूकता बढ़ानी है। और ये आरबीआई का इनिशिएटिव रहा है, और साथ ही साथ इसमें स्टार्टअप्स आएंगे, इनोवेटर्स आएंगे, एक जगह पे बैठेंगे, और आरबीआई जो है वो उनको हर तरह की जो है वो हेल्प करेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड है। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से रिलेटेड होगी, चाहे किसी भी तरह से रिलेटेड होगी, ये प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो राजेश बांसल जी को पॉइंट किया एज ए सीईओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें जो है वो आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों इन्हीं अपॉइंटमेंट्स के साथ आप बाकी अपॉइंटमेंट्स भी जो है वो कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, वो कौन सा दिख रहा है, मल्लिका श्रीनिवासन। वैसे तो मैंने कल ही डिस्कस किया था को, जब चेन्नई ऑयल रिफाइनरी के बारे में हमने बात की थी, तो मल्लिका श्रीनिवासन जो है वो चेयरपर्सन लगाई गई हैं अभी रिसेंटली किस बोर्ड की, पीईएसबी की, मतलब मैं बात करूं पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, वो बॉडी जो आगे एमडी सीईओ चुनते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के, तो उसकी मल्लिका श्रीनिवासन जी चेयरमैन लगाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये क्वेश्चन आएगा आपको एसबीआई में मिल जाएगा। नेक्स्ट है शरद गोकलानी, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, स्पेशली मैं कहूंगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग का एग्जाम देंगे। ये प्रेसिडेंट और चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है वो लगाए गए हैं दोस्तों, कौन से बैंक के, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो याद रखना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शरद गोकलानी। तो एक ही क्वेश्चन से आप देखो 4 अपॉइंटमेंट्स कर चुके हो पहले ही क्वेश्चन से, मल्लिका श्रीनिवासन, एस गोपालकृष्णन और राजेश बांसल जी और शरद गोकलानी जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर द सेकंड टर्म। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, लेकिन दोस्तों सेकंड टाइम चुना गया है, इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब पुराने बंदे को ही जो है दोबारा से लगाया गया है। तो पहली बार इनको लगाया गया था 2016 में, नाम है इनका नरेंद्र बत्रा। तो याद कर लें, नरेंद्र बत्रा 2016 में प्रेसिडेंट लगाए गए थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। इनका टाइम पीरियड दोस्तों 2020 में खत्म होना था, लेकिन 2020 में इलेक्शन हो नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोविड-19 इस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। 2021 में इलेक्शन हुए। तो 4 साल का टाइम पीरियड होता है हर प्रेसिडेंट का जो भी यहां पे बनता है। तो 2021 में इलेक्शन हुए तो 2025 तक नहीं होंगे दोस्तों, ये 2024 तक ही होंगे, मतलब इनका टाइम पीरियड जो है वो 2020 से ही माना जाएगा। तो इसलिए मतलब इनके अभी जो है वो 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि कोविड के कारण टाइम पीरियड जो 4 साल से कितना रिड्यूस कर दिया गया, 3 साल के लिए कर दिया गया, मतलब कितने साल के लिए लगाए जाएंगे, 3 साल के लिए, 2024 तक नरेंद्र बत्रा जी अब रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देख सकते हो नरेंद्र बत्रा जी का चेहरा, और फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी है उनको उन्होंने मतलब आप कह सकते हो काफी आगे बढ़ाया है, हॉकी गेम को जो है वो काफी आगे बढ़ाया है, और नाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपने याद रखना है। और नरेंद्र बत्रा जी के बारे में आप एक बात और याद रख सकते हो कि ये मेंबर भी हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, और साथ ही साथ जब इनको 2016 में चुना गया था तो ये ऐसा पहली बार हुआ था कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट लगाया गया था। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना थी वो दोस्तों 1924 में की गई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पे मिलेगा, लौसान में मिल जाएगा। लौसान मतलब कहां पे, स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और दोस्तों बाकी अपॉइंटमेंट्स यहां पे फिर से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो सुशील चंद्र। सुशील चंद्र दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश के लगाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र। आरके छिब्बर रिसेंटली लगाए गए हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, आप कह सकते हो सीएमडी किसके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। तो ये भी आपने याद रखना है। वैशाली हिवास, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकता है वैशाली शिवास जी के नाम से। तो ये याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जिनको आप कह सकते हो कि कमांडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो आरके छिब्बर, सुशील चंद्रा, वैशाली हिवास, नरेंद्र बत्रा। तो आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन में 4 अपॉइंटमेंट्स कवर कर ली, इस क्वेश्चन में भी 4, तो टोटल 2 क्वेश्चंस में आपने 8 अपॉइंटमेंट्स को कवर कर लिया, जो रिसेंटली अप्रैल की अपॉइंटमेंट्स हैं। और मैं आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट्स बताता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 ही थे दोस्तों आज, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, विच बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैज वन द बेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अवार्ड इन द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि काफी बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे कि सर इस तरह का भी कोई अवार्ड होता है कि बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी दिया जाता है। यस, ये दिया जाता है। मैंने कल आपको एक दिन करवाया था बायोडाइवर्सिटी डे,
और मतलब उसी दिन जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड जो है वो हर साल 22 मई को दिए जाते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब मनाया जाता है, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई थी, तो उसके द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन को कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और 22 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों, कौन सी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जिसने बहुत ही अच्छा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया है, वो है शेरगांव बायोडाइवर्सिटी। कौन सी स्टेट में आपको मिल जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको पहले बताता हूं, फिर आप स्टेट को गेस करियो। और डिस्ट्रिक्ट का नाम है कामेंग, और ये जगह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है, कामेंग अरुणाचल प्रदेश को ये अवार्ड मिला है शेरगांव बायोडाइवर्सिटी। तो और शेरगांव मतलब गांव, शेर मतलब जगह का नाम हो गया, तो शेरगांव बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और सम्मानित किया गया है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में याद रखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के अंदर है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया, जिसके यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। लेकिन ये अवार्ड प्रकाश जावड़ेकर जी ने नहीं दिया, उस टाइम पे वो नहीं थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो हैं हमारे पास बाबुल सुप्रियो जी। उन्होंने ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया है, किसको, ये दिया है शेरगांव बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को। तो मतलब इन्होंने नेचर को कंजर्व करने के लिए बात कही है। और दोस्तों, इस अवार्ड के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे दिया गया है। जितनी भी कैटेगरीज इस अवार्ड के अंदर है, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ एक अवार्ड करवा रहा हूं, क्योंकि बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर अवार्ड के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी में सिर्फ एक ही अवार्ड होता है, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अदरवाइज कोई इंडिविजुअल लेता है तो 2 लाख रुपए उनको मिलते हैं। जैसे एक आधी कैटेगरी और बताता हूं मैं आपको, जैसे कि यहां पे देख रहे हो, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, अच्छे से यूज करना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी। अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे दिया गया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये मिला है दोस्तों खनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड त्रेगोपन सेंचुरी, जो कि कहां पे है, नागालैंड के अंदर, तो उनको मिला है। तो आप ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे किसको दिया गया। इंडिविजुअल लेवल पे भी ये अवार्ड मिला है, ये मिला एस सतीश को। तो मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें और भी कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है। सो इसमें बहुत से अवार्ड हैं, तो सिर्फ एक ही याद कर लें आप, शेरगांव बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी अवार्ड जो है, ये बेस्ट मैनेजमेंट कमेटी अवार्ड इनको मिला है, और कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हु डेवलप्ड डिपकोवैन, नाम को याद करें, इसको मतलब एक बार दिमाग में बिठा लें। एन इंडिजीनियस कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट, कितने के एंटीबॉडीज जो हैं वो बॉडी के अंदर बन चुके हैं, कोविड-19 से लड़ने में आपको हेल्प मिलेगी। इसको जानने के लिए एक नई एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है वो बनाई है, जिसका नाम है डिपकोवन। और दोस्तों ये बनाई है डीआरडीओ की तरफ से, और एग्जैक्टली डीआरडीओ भी मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर और ऑप्शन नहीं है, तो ए आंसर लगाएंगे आप। लेकिन अदरवाइज डीआरडीओ का एक यूनिट है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, और मैं अगर उसको लिखूंगा DIPAS के नाम से लिखूंगा, इसलिए आप आगे क्या देख रहे हो, DIP देख रहे हो। DIP का मतलब है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, ये पूरा नाम है इस इंस्टीट्यूट का जिसने इसको बनाया है। तो आप DRDO भी याद रखें, और यह इंस्टीट्यूट का स्टार्टिंग नाम भी याद रखें, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी। और डिपकोवेन का मतलब है DIPS, ये तो इंस्टीट्यूट का नाम हो गया। VDX कोविड-19 IgG एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा। तो कहाँ याद रखोगे यार, इतनी चीजें मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही किसी ने पूछनी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। DIP का मतलब हो गया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी, कोव का मतलब हो गया कोविड-19, AN का मतलब हो गया एंटीबॉडी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। इट इज सेट टू बी यूज्ड फॉर सेरो सर्विलेंस, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेरो सर्विलेंस बेसिकली क्या होती है। ये देखा जाता है कि कोविड-19 जो है वो बेसिकली कौन से एरिया में जो है वो फैला है, कहाँ कैसे उसको जो है वो कंट्रोल करना है, किस तरह से बंदे का जो है वो प्रीवियस एक्सपोजर रहा है वायरस को लेके, और किस तरह से उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुए, तो उसको कहते हैं सेरो सर्विलेंस। सो किट डिटेक्ट कर लेती है कि किस तरह से जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन जो है वो सार्स कोविड-19 के जो है या सार्स कोव 2 के वायरस के जो है वो हाई सेंसिटिविटी के अंदर जो है वो 97% या 99% को डिटेक्ट कर लेता है, और एंटी कोविड आप कह सकते हो कि या एंटीबॉडी जो है वो बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, और डिटेक्ट कर लेता है कि कितने के एंटीबॉडी जो है वो बन चुके हैं। तो मतलब 99% तक जो है वो आप कह सकते
सकते हो कि ये इसकी सेंसिटिविटी रेशो है, मतलब आप कह सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया होगा। और ये अभी लॉन्च जो है वो कर दिया गया है, लेकिन अदरवाइज ये अभी अवेलेबल नहीं है सब लोगों के लिए। जून 2021 तक जो है ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और मतलब ये 75 मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देगी ये पूरी की पूरी किट, और 18 मंथ तक इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी, मतलब इसकी लाइफ जो है वो 18 मंथ तक रहेगी। और इसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से पास किया गया है। और डीआरडीओ के बारे में दोस्तों याद रखना है, डीआरडीओ के जो हेड हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है। कंफ्यूज नहीं करना किसके साथ, इसरो के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक है और इसरो के हेड के सिवान है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस द रिटायरमेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विच ईयर। तो यार बहुत ही मतलब मुझे जो है वो सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से, जब से उन्होंने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को वो चलाते थे। मतलब चाइल्डहुड से आप इसको चला रहे हो, तो अब इसको मतलब विदाई मिल रही है, क्योंकि इसका शेयर जो है वो बहुत ही कम हो गया है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, पहले एक ऑर्कुट होता था, शायद काफ़ी बच्चों ने चलाया होगा। एक फेसबुक होता है, तो मतलब फेसबुक तो सबको पता है। तो ऑर्कुट बंद कर दिया गया था, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा पॉपुलर था, ये फेसबुक की तरह ही था। तो बाद में जैसे ही फेसबुक आया तो ऑर्कुट जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो उसी तरह से है। तो मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ नहीं कर रहे, ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ किया जाता है, या फिर जो है वो आप कह सकते हो गूगल क्रोम को यूज़ किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे सिर्फ 3.8% शेयर है किसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर का। और अगर आप देखोगे 70% जो है वो गूगल क्रोम का है दोस्तों, गूगल क्रोम का। तो बाय डिफ़ॉल्ट यार मतलब उनको भी लगता होगा कि अब इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, और इसको 2022 के मिड में ही वैसे तो ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन मतलब इसको रिटायर कर दिया जाएगा, ख़त्म नहीं कह सकते, रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब इसकी कोई सर्विस नहीं मिलेगी आपको, कल को अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अपडेट, कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और विंडो 10 के कुछ वर्जन में तो ये ख़त्म हो ही जाएगा मिड जून 2022 तक, लेकिन अदरवाइज ये 2022 के एंड तक पूरा ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखना है। और एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी। 1995 में हुई थी दोस्तों, 1995 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कर चुके हैं। याद रखना है थोड़ा सा, बस मेरे ख्याल से कोई भूलने वाली इसमें बात है नहीं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु रोट एन ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो। और मैं इसमें हिंट दूंगा, एक तो ये नाम याद रखना है, सच कहूं तो, मतलब इसमें उन्होंने अपनी सच्चाई बताई है। ऑटोबायोग्राफी है, बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर सच्चाई बताई होती है ऑटोबायोग्राफी में। तो मतलब बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर। आप उनको बहुत ही वेब सीरीज़ में देख रहे होगे, इवन आप उनको बहुत सी मूवीज़ में आप देखोगे। और यार उनका नाम जो है वो क्या है, नीना गुप्ता। मतलब टेलीविज़न में बहुत से सीरियल्स को वो प्रोड्यूस कर चुकी हैं, और बहुत सी मूवीज़ में काम कर चुकी हैं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस जो बॉलीवुड के अंदर है, जिनकी आप कह सकते हो कि थिएटर जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें बहुत बड़ा नाम है उनका। और इनकी बुक जो है वो 14 जून को पब्लिश की जाएगी, जिसका नाम होगा सच कहूँ तो। ये जो लास्ट ईयर था 2020 का, लॉकडाउन में थी वो, तो उन्होंने घर पे बैठ के उसको लिखा, और इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की हैं कि किस तरह से जो है वो लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलें जो हैं वो आई हैं, स्ट्रगल्स आए हैं, किस तरह से बिग माइलस्टोन्स को उन्होंने अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ें उनको, और नेशनल फिल्म अवार्ड उनको मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का 1994 में, वो छोकरी मूवी के लिए। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, नीना गुप्ता नाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कवर पेज देख सकते हो इस बुक का, सच कहूँ तो, और नीना गुप्ता जी की फोटो जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। मेरे ख्याल से फोटो देख के काफ़ी बच्चों को याद आ गया होगा, अगर नाम भी आपको नहीं पता। और इस बुक को पब्लिश कौन कर रहा है, इसको कर रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पब्लिश कर रहा है। और दोस्तों बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो वो भी बुक्स जो हैं वो आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब देख लें। मतलब याद नहीं कहूँगा मैं, हमेशा याद नहीं करता, करंट अफेयर्स को कभी भी याद नहीं करते, करंट अफेयर्स को हमेशा रिवाइज करते हैं। और आपको मेरे ख्याल से रिवाइज करोगे तो एज सच आपको कभी भी कोई भी दिक्कत जो है वो करंट अफेयर के अंदर नहीं आएगी, कभी भी नहीं कोई दिक्कत आएगी। तो सिर्फ रिवाइज करना होता है हमने। तो पहला नाम आप देख रहे हो रमेश कंडूला। रमेश कंडूला जी ने एक बुक लिखी थी मैवरिक मसीहा, तो याद रखना है मैवरिक मसीहा। ये बुक दोस्तों बायोग्राफी है एनटी रामाराव की, याद रखना है। एनटी रामाराव जो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी, तो उनकी बायोग्राफी है। नेक्स्ट आप देख रहे हो शोभा थरूर। दोस्तों इन्होंने बुक लिखी थी रिसेंटली, आप कह सकते हो पेंटर के ऊपर, और इनकी बुक का नाम था प्रिंस विद पेंट ब्रश, प्रिंस विद ए पेंट ब्रश। और स्टोरी किसकी थी, राजा रवि वर्मा की। किसकी थी, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट इवान ओस्नोस, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इवान ओस्नोस का नाम। क्यों, क्योंकि इन्होंने यार जो बाइडन जब प्रेसिडेंट बने थे, तो मतलब वो जनवरी में बने, इन्होंने मार्च में जो है वो एक बुक लिख दी जिसका नाम था जो बाइडन अमेरिकन ड्रीमर। तो याद रखना है ये जो बाइडन की लाइफ के बारे में बताती है, इवान ओस्नोस, ये पूछा जा सकता है आपसे।
तो एक क्वेश्चन के अंदर फिर से 4 बुक्स आप जो है वो कर चुके हो। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड वत्सल्य योजना फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन्ड ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 के दौरान यह काफी बच्चे आपको पता है कि ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, तो उनको सहायता देने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट ने वत्सल्य योजना जो है वो क्या की है, स्टार्ट की है। और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने याद रखने, क्योंकि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी स्कीम स्टार्ट कर रही है, तो वत्सल्य योजना दोस्तों स्टार्ट की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, सी। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंसेस वत्सल्य योजना फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। और मतलब ये क्या करेंगे अब, उनको उनकी मेंटेनेंस, मतलब उनको क्या चीज़ें चाहिए, खाने के लिए क्या सुविधा उनको देनी है, रहने के लिए क्या सुविधा देनी है, उनकी एजुकेशन, उनको इस तरह से एजुकेशन देनी या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, खास करके उत्तराखंड के स्टूडेंट तो इसको ध्यान से सुनेंगे कि 21 साल से कम एज या 21 साल तक की एज तक सरकार जो है वो मेंटेनेंस का खर्चा देगी, सरकार एजुकेशन का खर्चा देगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिलाने के लिए 3,000 रुपये पर मंथ जो है वो उनको दिए जाएंगे मेंटेनेंस अलाउंस के बेसिस पे ऑर्फन चिल्ड्रन को जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है ड्यूरिंग कोविड-19। और उनकी प्रॉपर्टी जो उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी अब उनके नाम हो जाएगी, लेकिन उसको बेचा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं बेच सकता जब तक वो 18 के नहीं हो जाते, मतलब जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ये सुनिश्चित करें कि ना बेचे कोई, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का होगा तो उसकी ये ड्यूटी जो है वो रहेगी। और 5% रिजर्वेशन मिलेगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, 5% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है कोविड-19 के दौरान। और दोस्तों उत्तराखंड के बारे में आपने जरूर याद रखना है, कैपिटल तो देहरादून है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं, और रिसेंटली इनके नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए तीरथ रावत। तो याद रखना है तीरथ रावत जो है वो रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। और उत्तराखंड में दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, नेशनल पार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री जो है वो बेसिकली माना जाता है जन्मस्थल गंगा का, गंगा रिवर वहीं से स्टार्ट होती है और वो उत्तराखंड से ही स्टार्ट होती है। फिर आता है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है पूरे इंडिया का, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर। एक आपको मिलेगा यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो राजाजी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सारे के सारे उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु वन 2021 फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर जो है वो क्लियर है सर, आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा जो लुइस हैमिल्टन होगा, लेकिन लुइस हैमिल्टन दोस्तों आंसर नहीं है। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि यार उदासी वाली बात जरूर है कि लुइस हैमिल्टन नहीं जीते, और इनका रैंक दूसरा और तीसरा भी नहीं है, इनका रैंक जो है वो 7th रैंक है। तो आप सोचोगे सर क्या हो गया इनको, लुइस हैमिल्टन को 7th रैंक पे है लुइस हैमिल्टन। तो पहला रेस कौन जीता, जो ज्यादातर हमेशा रेस में दूसरा रहता है बंदा, वो इस रेस को जीत चुका है, और वो बंदा कौन है, मैक्स वर्स्टैपन। यार फर्स्ट है, आंसर क्या होगा, सी होगा। याद रखना है फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं, फर्स्ट रैंक है इनका। और इसमें एक बात और याद रखनी है, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड से दोस्तों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। कहां से, नीदरलैंड से। तो दूसरा रैंक इसमें कार्लोस सैंस का है, तीसरा रैंक इसमें लॉन्डो नॉरिस का है। लेकिन यार याद नहीं रखना, ना ही ये प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पहला रैंक याद रखना है मैक्स वर्स्टैपन का, क्योंकि ये ज्यादातर गेम्स में आप देखोगे दूसरे नंबर पे जो है होते हैं, दूसरे पायदान पे होते हैं, क्योंकि तीसरे पे वो तारी होते हैं, तो दूसरे पे मैक्स वर्स्टैपन होते हैं, पहले पे लुइस हैमिल्टन। लेकिन इस बार लुइस हैमिल्टन का रैंक जो है दोस्तों 7th है। बहुत ही मतलब मुझे खुद शौक लगा जब मैंने इसको पढ़ा। तो मैक्स वर्स्टैपन विंस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, टेक्स फॉर्मूला 1 टाइटल लीड फ्रॉम हैमिल्टन। हैमिल्टन से जीत गए यार, बहुत बड़ी बात। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। इससे पहले इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती थी 2021 में। तो 2 रेसेस 2021 की बहुत बड़ी इन्होंने जो है वो जीत ली हैं। और ये फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल दी ऑटोमोबाइल की तरफ से करवाई जाती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, पेरिस फ्रांस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और एक बात और याद रखनी है, इसी टाइम पीरियड पे एक फ्रेंच मोटो जीपी हुई थी। जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग है दोस्तों वो कार्स की होती है, मोटो जीपी जो है वो किसकी होती है, उसकी होती है मोटरसाइकिल्स की। और इसमें कौन जीता है, जैक मिलर जीते हैं, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। तो सिर्फ इतना की याद रखना है, इसमें कुछ मतलब आपको क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपने जो है वो इतना याद रख लेना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं।
महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस एंड विच पेमेंट बैंक मेड ए पार्टनरशिप फॉर ए कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन। मतलब जो ये महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस है, ये बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड का ही एक यूनिट है। तो वो एक पेमेंट बैंक की हेल्प लेंगे ताकि वो कैश मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से कर सके। मतलब मान लो उस जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है उसका कोई पेमेंट है, वो आना है कहीं से, या किसी ने उससे लोन लिया हुआ है, कोई मंथली या क्वार्टरली लोन पेमेंट्स आनी है, वो सारी की सारी जो है वो अब इस पेमेंट बैंक के थ्रू की जा सकती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। और ये बैंक दोस्तों कौन सा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस में जो है वो लोग जिन्होंने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस से लोन लिया हुआ है वो अपनी पेमेंट जो है वो यहां पे कर सकते हैं। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम होगा। मतलब एक तरह की सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जो कैश को मैनेज करेंगी, या कलेक्शन सर्विसेज होंगे वो भी यहां पे होंगी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड महिंद्रा होम फाइनेंस, ये दोनों का ये टाई अप है और अपनी पेमेंट जो है वो अब पे कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये बैंक जो है हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहां पे जाके की जा सकती हैं। और आपको पता होना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था, जिसमें 100% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। और इसको सेक्शन 22, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और महिंद्रा के बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हर चीज याद रखनी है, खास करके बैंकिंग एस्पिरेंट्स को कहूंगा कि यार ये 2018 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं जे वेंकटा रामू। तो याद रखना है जे वेंकटा रामू। और साथ ही साथ आपने याद रखना है इसकी टैगलाइन, आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना होम केयर इनिशिएटिव टू ट्रीट कोविड-19। तो संजीवनी परियोजना नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई है जो कि होम केयर इनिशिएटिव है। मतलब आप कह सकते हो घर में जो है वो देखभाल की जाएगी कोविड-19 के पेशेंट्स को। खास करके ये रूरल एरिया में जो है वो स्टार्ट किया गया है, क्योंकि रूरल में केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, गांव में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण जो है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि अगर कम सिम्टम्स हैं तो घर पे ही उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। तो इस स्कीम का नाम है संजीवनी परियोजना। और ये दोस्तों हमारे पास गवर्नमेंट कौन सी है? हरियाणा। हरियाणा के बारे में आपको तीन चीजें बताऊंगा। एक तो संजीवनी परियोजना अभी इन्होंने स्टार्ट किया, एक इन्होंने कोविड लोन स्टार्ट किया था, कोविड-19 लोन। मतलब जो कोविड से रिलेटेड चीजें बनाएंगे उनको लोन देगी सरकार, और उसमें जो है वो उससे ब्याज जो है वो बहुत ही कम लिया जाएगा और उसमें सब्सिडी भी सरकार जो है प्रोवाइड करेगी। और तीसरा जो इन्होंने हमने कल ही क्वेश्चन को कवर किया है कि इन्होंने जो है जीएसटी माफ किया है उन आप कह सकते हो बिजनेसमैन का जिन्होंने डोनेट किए हैं। बिजनेसमैन है चाहे एनजीओ है चाहे कोई इंडिविजुअल है, जिन्होंने कोविड से रिलेटेड कोई सामान डोनेट किया है, उन्होंने खरीदा होगा तो जीएसटी लिया होगा तो जीएसटी जो है वो उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट है दोस्तों जिन्होंने ये किया है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने लॉन्च किया है संजीवनी परियोजना। ये क्विक मेडिकेयर असेस है, घर पे ही जो है वो उनकी देखभाल की जाएगी। और आप कह सकते हो रूरल एरियाज में मेडिकेयर जो है वो घर पे किया जाएगा, खास करके मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम्स जिनको हैं उनका घर पे ही देखभाल किया जाएगा। और डेलॉयट कंपनी के साथ मिलकर जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए एक कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है ताकि मैनेज किया जा सके कि कहां पे बेड्स अवेलेबल हैं, कहां पे मतलब आप कह सकते हो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, किसी भी लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना आए। तो एक कंट्रोल सेंटर बनाने की यहां पे बात की गई जहां से ये सारी चीजें जो है वो देखरेख में रखी जाएंगी। और एक कोविड-19 हॉटलाइन जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी कहा जाएगा कि आप भी जो है वो मतलब अपनी सहायता जो है वो यहाँ पे क्या करें, प्रोवाइड करें। तो ये मतलब हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। और हम बात कर चुके हैं हरियाणा कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम, जो कि पुराने और नए एंटरप्रेन्योर्स को कहा गया कि आप इन चीज़ों को स्टार्ट करें, खास करके ऑक्सीजन प्रोडक्शन के ऊपर अपना काम बढ़ाए। सरकार आपको जो है वो सब्सिडी देगी, बहुत सी हेल्प जो है वो सरकार उसमें करेगी। और दोस्तों हरियाणा के बारे में याद रखना है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी आप देख सकते हो यहाँ पे, और इनके जो गवर्नर हैं सत्या आर्या जी। और साथ ही साथ याद रखना है इनके एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और वो पिक्चर के थ्रू करोगे। ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब एक आप कह सकते हो कि फन बेसिस पे आप इसको ले सकते हो और साथ में याद भी रह सकते हो कि यार अगर कछुए की चाल हम चलेंगे जरूर आपको लगेगा कि हम स्लो चल रहे हैं,
लेकिन यार आप बहुत से लोगों से डेली जो है वो आगे निकल जाओगे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कछुए की चाल ही चल पड़ो, मतलब आपका जो है वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप बहुत से लोगों से आगे निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाओगे। तो इसीलिए ये इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो वर्ल्ड टर्टल डे, जो कि मतलब आप कह सकते हो टर्टल्स और टॉर्टोइस की कंजर्वेशन के बारे में जो है वो बताता है खास करके। तो मतलब मेरा यहाँ पे इसको ऐड करने का कोई दिन आपको बताना नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है वो आपके लिए कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, ना ही एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। 23 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप कह सकते हो कि टॉर्टोइस और टर्टल्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट्स को हमने बचा के रखना है। और इसका थीम क्या है? टर्टल रॉक्स। ये याद रखेंगे, थीम क्या है? टर्टल रॉक्स। तो इस तरह से आपने मतलब चीज़ों को याद रखना है और मोटिवेट होना है इनसे कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसी चेहरे के साथ हमेशा रहना है, कभी जो है वो दुखी नहीं होना, आपने खुश रहना है हमेशा। मैं हमेशा कहता हूं कि खुश रहोगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए, और हर चीज़ को हंस के फेस करना है। अगर आप ये आपके अंदर आ गया कि हर चीज़ को हंस के फेस करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हम सोल्यूशन ले आएंगे। तो दोस्तों अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में हम करेंगे 2 क्वेश्चन डिस्कस, लेकिन उससे पहले आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। तो पहला है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए 6 month कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ दिव्यांग जन। तो ये कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम है ये दिव्यांग जनों के लिए स्टार्ट किया गया है, और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्टार्ट किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूँगा, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और इसके थ्रू जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से जो है वो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं दिव्यांगजनों को, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके लाभ जो है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने के अंदर ये कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी। और सिर्फ इतना ही इसमें याद रखने वाला है, लेकिन आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ जो है वो रिहैबिलिटेशन वर्कर्स जो है वो तैयार किए जाएंगे, जो दिव्यांगजनों को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। और इनिशियली ये प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश, हिंदी और 7 रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि आप कह सकते हो उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, इन लैंग्वेज में जो है इसको स्टार्ट किया। जो पहले बैच में 600 स्टूडेंट्स मतलब 600 स्टूडेंट्स होंगे, जिनकी पढ़ाई जो है वो अगस्त 2021 में स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग दोनों तरह की होगी। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि कोविड-19 का भी हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी जो है इसमें प्रावधान रखा गया है। और इसके एग्जामिनेशन भी करवाए जाएंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो इसके एग्जाम करवाए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन ओलंपियन शक्ति मजूमदार, तो एक तो नाम आ गया यहाँ पे, पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। ओलंपियन है ये आपको पता लग गया। कौन सी गेम से ओलंपियन है दोस्तों? बॉक्सर है वो। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। लेकिन एग्जामिनर के लिए और बहुत सी ओबिचरीज हैं यहाँ पे पूछने के लिए, तो कोई भी ओबिचरी अब मैं ये नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसके बिना जो है वो अगर मैं और ओबिचरीज देखूंगा तो उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटीज का देहांत हुआ है, तो एग्जामिनर उसमें से पूछ सकता है। अदरवाइज हर बंदा खास है हमारे लिए, हर जो है वो चीज क्या है? खास है। तो वेस्ट बंगाल से ये क्या करते हैं? बिलोंग। मैं हमेशा कहता हूँ ओबिचरी में 3 चीजें याद रखनी है, नाम याद रखना है, स्टेट याद रखनी है, उनका प्रोफेशन याद रखना है कि किस से वो बिलोंग करते थे, तो इस चीज से याद रखना है। तो यहां पे आप उनका चेहरा देख सकते हो, शक्ति मजूमदार, ओलंपियन बॉक्सर, डाइस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप यहां से करोगे इमेज से। फिर से ये इंफॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने जो है वो एक मैनुअल रिलीज किया है। वो मैनुअल क्या है? ई कोर्ट सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में है, कि जो सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन है ई कोर्ट सर्विसेज, वो किस तरह से यूज कर सकते हो, उसमें आपको क्या लाभ मिलेगा, वो सारी गाइडलाइंस इसके अंदर गिवन है। और ये जो फ्री ई कोड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों 14 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और इससे क्या होगा कि मतलब ये मैनुअल से आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह से एप्लीकेशन का यूज करना है, कौन कौन से फीचर हैं इसके अंदर। और ये रिलीज किसने की है? वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, जो कि बहुत ही फेमस जज हैं और मेरे ख्याल से अगले शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शायद ये बन सकते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट लेकिन शायद बन सकते हैं। मतलब इनकी पर्सनैलिटी और इनका जो आप कह सकते हो व्यक्तित्व है वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ये धनंजय वाई चंद्रचूड़, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन ऑफ द ई कमेटी, मतलब ये चेयरपर्सन है ई कमेटी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप सीख सकते हो। और ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन 2017 में लॉन्च की गई थी। इसके थ्रू मतलब कोई भी बंदा जो है वो केस डिटेल के बारे में जान सकता है, केस नंबर, फाइलिंग नंबर, पार्टी नाम, कि किस पार्टी ने इसको फाइल किया, किसके अगेंस्ट किया, एफआईआर नंबर, एडवोकेट की डिटेल, केस स्टेटस क्या चल रहा है ना, क्यों मतलब केस किया गया। तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के थ्रू पता लग जाएंगी। तो ये एप्लीकेशन का फायदा है। तो इसमें याद रखना है कि इस ई कमेटी के चेयरमैन कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला आता है हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, प्लेटिसेप्स जोसेफी। ये दोस्तों एक रेसर स्नेक की आप कह सकते हो स्पीशीज है, उसकी एक वैरायटी है जो कि आपको ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु के अंदर जो है वो मिल जाएगी, तो हमें मिली है वहां पे, और इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या है, प्लेटिसेप्स। प्लेटिसेप्स जो है वो एक इनकी जाति है जिसमें आप कह सकते हो कि वाइट रंग की जो है वो छोटे छोटे धारियां आपको दिखेंगी, और वाइट वाइट स्पॉट्स भी जो है वो आपको इनके आप मतलब इनके फेस के ऊपर दिखेंगे, स्नेक्स के फेस के ऊपर। तो ऐसे सांप जो है वो मिले हैं हमें, कहां पे, तमिलनाडु में। और याद रखना है कि ये दोस्तों नाम रखा गया नवीन जोसेफ के नाम से, जो कि एक बहुत ही फेमस हेर्पेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनके नाम से रखा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं काम आ सकता है। 51st एडिशन ऑफ वर्चुअल IHGF ऑफ दिल्ली फेयर 2021 हेल्ड फ्रॉम May 12 to 23 2021। लेकिन यार वर्चुअली है तो वर्चुअली मतलब मेला कौन देखता है यार, मतलब फिर भी सरकार ने इसका आयोजन किया है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो देख भी सकते हैं इसको। लेकिन अदरवाइज जो मतलब आप पहले इस मेले में रौनक होती थी, बहुत ज्यादा लोग इसमें जाते थे। ये इंडिया का लार्जेस्ट वर्चुअल फेयर है दोस्तों, जिसमें होम, फैशन, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल और फर्नीचर के बारे में बताया गया है, और इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। लेकिन फिर भी मतलब बहुत ही कम जो है वो इसमें अब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि फिजिकली थी, लेकिन हाँ फिर भी आयोजन होना जरूरी है, कोई भी चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, बायोकॉन और इट्स एक्स ऑफिशियल वाज फाइंड ₹14 लाख फॉर वायलेटिंग मार्केट नॉर्म्स ऑफ सेबी। इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोकॉन के ऊपर 9 लाख रुपए का फाइन लगाया गया, और इसके एक्स ऑफिशियल्स के ऊपर जो है वो 6 लाख रुपए का मतलब फाइन लगाया गया था, लेकिन अब थोड़ा सा रिड्यूस करके उसको जो है वो मतलब कम कर दिया गया है, और उसको कम करके 6 लाख से 5 लाख कर दिया गया, और 9 और 5 हमारे पास कितना हो जाता है, 14 लाख हो जाते हैं। तो मतलब इनके ऊपर लगे थे कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी थी, फिर भी आप ट्रेड किया, आपने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, तो इसके लिए इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। नेक्स्ट, गौतम अदानी एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन जो है वो बन चुके हैं। ये क्वेश्चन हम रिसेंटली कवर कर चुके हैं, जब हमने किया था कि जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स है उसमें रैंकिंग जो है वो चेंज हो गई थी, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो है वो एलन मस्क जी का जगह कौन आ चुके थे, जो उनकी जगह तीसरे नंबर पे थे बेनार्ड अर्नॉल्ट, तो वो आ चुके थे यार। तो अब जो दोबारा से एलन मस्क सेकंड पे, मतलब अगर आप लिस्ट को देखोगे खोल के, तो सेकंड नंबर पे दोबारा से एलन मस्क आ चुके हैं। लेकिन एशिया के रिचेस्ट पर्सन तो आपको पता है मुकेश अंबानी जी हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन आ चुके हैं, गौतम अदानी आ चुके हैं। गौतम अदानी का रैंक जो है वो ओवरऑल लिस्ट में 14th है, और 13th रैंक जो है वो मुकेश अंबानी का है। नेक्स्ट आते हैं एनाटोल कोलिनेट मोकोसो, थोड़ा सा नाम जो है वो डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार पढ़ा होगा तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो, उनको प्राइम मिनिस्टर लगाया गया, किसका, कॉन्गो का लगाया गया है। तो फिर से मैं कहूंगा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कॉन्गो आ गया तो मतलब कंट्री आ गई, तो याद रखना है। इसकी कैपिटल जो है वो ब्रेजेविला है, BRAZZAVILE, ब्रेजेविला, ब्रेजेविले। करेंसी जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है, और इनके प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं एनाटोल कोलिनेट। नेक्स्ट, एक्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन एंड पद्म श्री अवॉर्डी श्री कुमार बनर्जी पास्ट अवे। तो श्री कुमार बनर्जी का दोस्तों ये याद रखना है कि कौन सी मतलब फील्ड से बिलोंग करते हैं, साइंस से बिलोंग करते हैं। इनको पद्मश्री भी मिला है 2005 में, और वो भी फील्ड ऑफ साइंस में मिला है इनको। ये चेयरमैन रह चुके हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के, सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तो मतलब नाम जो है वो जरूर आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 23 और 24 का क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि वेज एंड मीन एडवांसी जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उसका कितना टाइम होता है। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं दोस्तों, चाहे स्टेट को दिए जाते हैं, टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा, 90 डेज का होगा। और वेज एंड मीन एडवांसी मतलब आरबीआई जो है वो करेंसी को लेंड कर रहा है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, 90 डेज के लिए वो लेंडिंग होती है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लिया जाता है, रेपो रेट लिया जाता है, रेपो रेट। और दोस्तों ये याद रखना है कि अगर 90 डेज से ऊपर हो जाते हैं तो उसको ओवरड्राफ्ट कंसीडर किया जाता है। ओवरड्राफ्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेपो तो होगा ही होगा, प्लस 2% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और हो जाएगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, तो आंसर क्या होगा इसका, 90 डेज होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर से सिंपल क्वेश्चन है। आरबीआई गोल्ड आरबीआई जो चाहिए होता है आरबीआई को, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर कितना चाहिए होता है। तो याद रखना है, क्योंकि नोट्स को प्रिंट करना होता है, मिनिमम एक रिजर्व सिस्टम रखा गया तो वो कितना होगा। और गोल्ड आरबीआई जितना, मतलब इसमें बताया गया सिर्फ गोल्ड के बारे में कि गोल्ड आरबीआई नीड्स टू मेंटेन अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर कितना गोल्ड जो है उन्होंने रखना होता है, और मुझे मतलब बाइफरकेट करके बताएं कि कितना गोल्ड रखना होता है, कितना फॉरेन करेंसी में रखना होता है। तो ये दोनों चीजें आपने मुझे बतानी है ताकि आंसर जो है वो सही तरह से आ सके। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, 700+ लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ ही साथ जो है वो बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। यार शेयर जरूर करना है वीडियो को, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अफेयर्स क्लाउड
का ये प्रॉमिस है कि आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसी तरह से पीडीएफ्स को पढ़ते रहो, वीडियो को देखते रहो। पीडीएफ से पढ़ने के लिए पीडीएफ को सब्सक्राइब करो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किस तरह से पढ़ाते हैं पीडीएफ्स के अंदर वो आपको पता है, मैं स्टार्टिंग में 3-4 मिनट इसी के ऊपर लगाता हूं कि आपको पता लग सके पीडीएफ का क्या फायदा आपको मिलने वाला है। तो लिंक से डाउनलोड जरूर कर लें एप्लीकेशन को और सब्सक्राइब कर लें 1 साल या 2 साल के लिए। इसका जो मतलब बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है और इसका प्राइस बहुत कम है और 10% इसके ऊपर डिस्काउंट H10 कोड से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना। खुश रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।